प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। ये स्थानीय स्वशासन का पार्ट फर्स्ट है। स्थानीय स्वशासन और स्थानीय स्वशासन को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है पंचायती राज और दूसरा है नगरीय निकाय। पंचायत राज यानी ग्रामीण स्वशासन और नगरीय निकाय यानी नगरीय स्वशासन। अब हम पहले पंचायत राज के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पंचायत राज और पंचायत राज की शुरुआत वैदिक युग से मानी जाती है। शुरुआत कहां से मानी जाती है? वैदिक काल से। और वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहते थे। और संस्कृत के शब्द पंचायत का अर्थ है पांच का मेल। यहाँ पांच के मेल में चार व्यक्ति चार वर्णों से का प्रतिनिधित्व करते थे और एक व्यक्ति ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था, प्रतिनिधि माना जाता था। इस प्रकार ये पांच व्यक्ति मिलकर के और फैसला करते थे। इसके बाद मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में ग्राम को राजनीतिक इकाई माना है। ग्राम को राजनीतिक इकाई माना है और राज्य के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया। राज्य के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत भी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में दिया है। आगे बात करें गुप्त काल की, तो गुप्त काल में भी ग्राम सबसे छोटी राजनीतिक इकाई माना जाता था और 9वीं 10वीं शताब्दी के चोल शिलालेख या लेखों में पंचायत राज उनसे चोल शिलालेखों से पता चलता है कि ग्रामीण जो पंचायत राज है बहुत उत्कृष्ट अवस्था में था। और इस ग्रामीण पंचायत राज के लिए इन शिलालेखों में कुर्रम शब्द का प्रयोग होता है। कुर्रम एक राजनीतिक इकाई थी जो ग्रामीण स्वशासन से संबंधित थी। तो ये इसके इतिहास के बारे में जानकारी पंचायत राज के। इसके बाद अंग्रेजी काल में 1882 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के बारे में कुछ सुझाव दिए और इन सुझावों को लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 के सुझावों को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? 1882 के लॉर्ड रिपन के सुझावों।
और इस लाल रिबन को स्थानीय भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और आधुनिक पंचायत राज या स्थानीय स्वशासन का जनक राजीव गांधी को कहा जाता है। राजीव गांधी को कहा जाता है। और राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में, सीएम के रूप में पंचायत राज का जनक एमएल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। इसके अलावा सन 1920 में शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ग्रामीण सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ग्रामीण विकास व बाल शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया। और सन 1932 ईस्वी में गांधी जी ने सेवाग्राम में या सेवाग्राम के माध्यम से कई ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं क्रियान्वित की। और गांधी जी के सपनों का भारत, जिसमें गांधी जी ने 7 लाख गांव होना स्वीकार किया और उन गांवों को गणराज्य का महासंघ कहा। गणराज्य का महासंघ कहा श्री महात्मा गांधी जी ने। और इसके बाद सन 1920 में सन 1919 के भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के माध्यम से कई प्रांतों में पंचायत राज की स्थापना हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से पंचायत राज की स्थापना हुई। कई प्रांतों में ग्रामीण शासन की स्थापना हुई। और आज़ादी के बाद की बात करें हम, तो आज़ादी के बाद हमारा संविधान जो लागू हुआ है, तो हमारे संविधान में नगरीय स्वशासन का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन संविधान के भाग 4 आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। यानी कि मूल संविधान में नगरीय स्वशासन का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत का उल्लेख है। पंचायत राज से संबंधित ग्राम पंचायत को उल्लेख भाग 4 आर्टिकल 40। इस दिशा में पहली बार कदम बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई और ये सिफारिश की है के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 4 स्तर थे। स्तर 4: ग्राम, तहसील, खंड और जिला स्तर। 4 स्तर से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई और सन 1952 में राजस्थान विधानसभा द्वारा ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया। 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दो अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 4 स्तर ग्राम, तहसील, खंड और जिला सिफारिश की के.एम. मुंशी ने। जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत योगदान रहा इसमें। और सन 1952 में ग्राम पंचायत अधिनियम राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को और इससे पहले सन 1957 में केंद्र सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और बलवंत राय मेहता समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो 4 स्तर थे उनकी जगह 3 स्तरीय पंचायती राज के गठन का सुझाव दिया। और वो 3 स्तर जो वर्तमान में भी है: ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। सत्ता के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता यानी जन सहभागिता पर बल दिया गया बलवंत राय मेहता समिति। और इस पंचायत राज की बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर जो पंचायत राज की शुरुआत हुई है वो हमारे राजस्थान से हुई है। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से इस पंचायत राज की शुरुआत मानी जाती है। और 2 अक्टूबर सन 1959 को ये शुरुआत हुई। ये उद्घाटन किया इसका जवाहरलाल नेहरू ने। और तत्कालीन जो सीएम थे हमारे राजस्थान के वो थे M.L. सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। और जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। गुरुमुख निहाल सिंह जी। और इसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश से इस पंचायत राज की शुरुआत हुई और संपूर्ण राज्य में पंचायत राज लागू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। ध्यान रखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम पंचायत राज की शुरुआत करने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायत राज की शुरुआत करने वाला
पहला राज्य राजस्थान था और दूसरा आंध्र प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत राज की शुरुआत करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद और कई समितियां बनी पंचायत राज में सुधार के लिए, संवैधानिक संरक्षण देने से संबंधित या और अन्य कोई सुझाव के लिए। उन समितियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, पंचायत राज या स्थानीय स्वशासन से संबंधित समितियां। पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इसने सुझाव दिए हैं। और दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति। सन 1977, इसके 20 वर्ष बाद 78 में सुझाव दिए और 78 में सुझाव दिए उसमें इसने 3 स्तरीय पंचायत राज की जगह 2 स्तरीय पंचायत राज के गठन की बात कही या सुझाव दिए या सिफारिश की। और वो 2 स्तरीय जो व्यवस्था थी वो इस आधार पर थी, खंड स्तर पर मंडल पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद। और जिला परिषद को अधिक शक्तियां प्रदान किए जाने की सिफारिश भी इस समिति ने की। जबकि पंचायत समिति को ज्यादा अधिकार देने से संबंधित या ज्यादा शक्तियां देने से संबंधित सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की और जिला परिषद को अधिक शक्तियां देने से संबंधित सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की। 132 सिफारिशें थी इसकी, अशोक मेहता समिति की। इनमें कुछ प्रमुख है, जैसे पंचायत राज के चुनाव में राजनीतिक दलों की सुविधा होनी चाहिए। एसटी एससी को आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जिला परिषदों का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होना चाहिए। चुनाव समय पर संपन्न होना चाहिए। वित्तीय व्यवस्था और इसके अलावा कर लगाने की शक्ति, ऐसे कई सिफारिशें की इस अशोक मेहता समिति ने। आपको ज्यादा ये याद रखना है कि 2 स्तरीय मंडल पंचायत, जिला परिषद, ये व्यवस्था का सुझाव दिया और इसने 3 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। इसके अलावा हनुमंत राव समिति, हनुमंत राव जो समिति है ये 1982 में गठन हुआ और इसने अधिक से अधिक लोगों की जन सहभागिता पर या का सुझाव दिया। किसमें? योजना के जो क्रियान्वयन है या जो कार्यक्रम है उनमें अधिक से अधिक जन सहभागिता पर बल देने का सुझाव दिया। जन सहभागिता यानी कि विकेंद्रीकरण और योजना निर्माण प्रक्रिया के प्रारंभ से ही जन सहभागिता की आवश्यकता पर बल देने वाली जो समिति थी वो थी हनुमंत राव समिति। 1982
1982। और इसके बाद में जी.वी.के. राव समिति, जी.वी.के. राव समिति का गठन हुआ 1985 में। जी.वी.के. राव समिति का गठन सन 1985 में। और इन्होंने तत्कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, तत्कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है और गरीबी निवारण जो कार्यक्रम है, उनके मूल्यांकन के संबंध में गठित की गई थी ये समिति। यानी तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था और गरीबी निवारण कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु गठित समिति का नाम जी.वी.के. राव समिति 1985। और इसके बाद में आती है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने समिति गठित की और इस समिति ने स्थानीय संस्थाओं को, जिसमें पंचायत राज और नगरीय निकाय दोनों हैं, को संवैधानिक संरक्षण देने की बात कही। मोस्ट इंपोर्टेंट समिति यानी कि स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक संरक्षण देने की बात करने वाली या सिफारिश करने वाली समिति कौन सी थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और इस समिति की सिफारिश पर 64वां संविधान संशोधन अधिनियम और 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 लोकसभा में तो पारित हो गया, एलएस में पारित हो गया, लेकिन आरएस यानी राज्यसभा इसको पारित करती उससे पहले ही लोकसभा भंग हो गई। और चूंकि लोकसभा के भंग हो जाने, कोई भी विधेयक या बिल या प्रस्ताव जब लोकसभा में अगर पारित हो जाता है और राज्यसभा में जाता है और उससे पहले ये पारित करे, उससे पहले अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो वो निरस्त माना जाता है, वो प्रस्ताव निरस्त माना जाता है। तो इस प्रकार इसके सुझाव बहुत अच्छे थे। संवैधानिक संरक्षण देने की बात कही थी कि संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए और स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाए। ये सिफारिश थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की। और इसके बाद में पी.के. थुंगन समिति आती है। पी.के. थुंगन समिति सन 1988। और इस समिति ने जिले में प्रशासनिक और राजनीतिक एवं राजनीतिक संरचना से संबंधित सुझाव दिया। इसने पी.के. थुंगन समिति ने जिले में प्रशासनिक एवं राजनीतिक संरचना से संबंधित सुझाव दिया। तो आपसे पूछा जाए कि जिले में प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना से संबंधित सुझाव देने वाली समिति कौन सी थी? पी.के. थुंगन समिति सन 1988। और इसके बाद में नाथुराम मिर्धा समिति सन 1991। तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने समिति गठित की, नाथुराम मिर्धा समिति सन 1991 में। और इस समिति की सिफारिश पर, मोस्ट इंपोर्टेंट समिति है, इस समिति की सिफारिश पर
73वां, यानी कि इसने भी संवैधानिक संरक्षण देने की बात कही। लक्ष्मण सिंघवी समिति ने, और इस समिति ने एक ही सिफारिश की है, लेकिन यहां पर 64वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज को संवैधानिक संरक्षण देने से संबंधित जो ये विधेयक था, और ये 65वां संविधान संशोधन विधेयक था जो नगरीय निकाय को संवैधानिक संरक्षण देने से संबंधित था। सन 1979 में लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित नहीं हो सकता हुआ, इसलिए प्रस्ताव निरस्त हो गया और यह बिल या विधेयक निरस्त हो गया। उसके बाद में नाथुराम मृदा समिति ने 1900 में जो गठित हुई, इसने नरसिम्हा राव सरकार ने गठित की थी, और इसने भी संवैधानिक संरक्षण देने की बात कही। स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक संरक्षण देने की बात कही, और एक संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए और स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाए। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ इस समिति की सिफारिश पर। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक संरक्षण देने से संबंधित था, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगरीय निकाय संस्थाओं को संवैधानिक संरक्षण देने से संबंधित था। अब हम सबसे पहले चर्चा इसकी करेंगे, फिर उसके बाद में नगरीय निकायों में इसकी करेंगे। पहले हम पंचायत राज पढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी करेंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, इस संशोधन के तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत राज संस्थाओं को संविधान के भाग 9 के आर्टिकल 243 कैसे ऐसे ओ बात एक ही है। 243 कै से 243 या 243 ए से 243 ओ तक पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। अब इसमें जो पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया, और इसके साथ में और क्या क्या प्रावधान थे इसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया। सभी कैटेगरियों महिलाओं को 1/3 आरक्षण, जो वर्तमान में आपको पता है 50% आरक्षण है अभी महिलाओं को, और ST, SC और OBC इनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया। जनसंख्या के अनुपात में क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया, और 29 विषय प्रदान किए गए। पंचायत राज संस्थाओं को 29 विषय प्रदान किए गए, जबकि आपको पता है नगरीय निकाय संस्थाओं को 18 विषय प्रदान किए गए, जिनमें से 29 में से 16 तो पहले प्रदान किए जा चुके थे, और हमारे राजस्थान के संदर्भ में बात है तो 16 तो राजस्थान में पहले और 5 बाद में। BS व्यास समिति 2010 की सिफारिश पर राजस्थान में 16 + 5 यानी कि 5 विषय और प्रदान किए गए। इस प्रकार ये विषय हो गए कुल 21। अभी भी 8 बाकी चल रहे हैं। राजस्थान में 21, क्योंकि पंचायत राज संस्थाओं के लिए जो विषय लागू करने हैं, शक्तियां लागू करनी है, तो राज्य सरकारों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए कि वो अपने हिसाब से यहाँ पर
इनको विषय प्रदान किए जा सकते हैं या अपने हिसाब से जो क्या नाम से पंचायत राज से संबंधित कोई कानून बनाए जा सकते हैं। तो बीएस व्यास समिति 2010 की सिफारिश पर राजस्थान में 5 विषय और दिए गए और वो 5 विषय हैं शिक्षा, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, और 5वां है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। राजस्थान में भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत में 24 अप्रैल 1993 को ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ और राजस्थान की बात करें तो 23 अप्रैल 1994 को ये लागू हुआ। पंचायत राज से संबंधित जो ये कानून था जो 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। दिसंबर 1996 तक पूर्ण राज्य में ये लागू हो चुका था। तो ये 38 विषय थे जो 16 तो पहले दे दिए थे और 5 जो बाद में 2010 में 2 अक्टूबर 2010 की घटना है। ये 5 विषय और प्रदान किए गए। शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा कौन सी? प्रारंभिक शिक्षा की बात है। प्रारंभिक शिक्षा पंचायत समिति को दे रखी है। चिकित्सा में स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। वित्तीय व्यवस्था के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन की सिफारिश और चुनाव, पंचायत राज संस्था और नगरीय निकाय के जो चुनाव है उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। यानी वित्तीय व्यवस्था के निर्धारण के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया और चुनाव के लिए इनका निर्वाचन करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया। और वो किस अनुच्छेद में किया गया है उसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए, पंचायत राज संस्थाएं और इनका प्रावधान संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 के से 243 क ए या ए और न या ओ तक कुल 15 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया है। इसमें 243 में पंचायत राज से संबंधित परिभाषाएं दी गई है। 243 के में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। 243 खे में पंचायतों में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। जो बलवंतराय मेहता समिति के द्वारा जो सुझाव थे और जिसके द्वारा जो शुरुआत हो चुकी थी पंचायत राज संस्थाओं के गठन की, खाली इनको संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया गया था। इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक संरक्षण दे दिया गया।
तो जो संवैधानिक संरक्षण दिया गया है कहाँ कहाँ किस अनुच्छेदों में दिया गया है उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। आर्टिकल्स 243 ख में पंचायतों का गठन या ग्राम सभा के 243 के में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया। 243 खे में पंचायतों का गठन, पंचायतों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों आ गए। 243 ग में पंचायतों की संरचना, 243 ग पंचायतों में आरक्षण यानी आरक्षण का प्रावधान, जो भी चर्चा की आरक्षण पर, और इसका और डिटेल से बता दूंगा मैं। 243 पहले इसको देख लीजिए। 243 ने पंचायत राज संस्थाओं की अवधि कितनी होगी? 5 वर्ष अवधि। पंचायत राज संस्थाओं के जो सदस्य है उनकी निरताएं यानी योग्यताएं 243 च में योग्यताओं का प्रावधान किया गया है। 243 6 इसमें पंचायत राज संस्थाओं की अधिकार शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। शक्ति क्या क्या है, अधिकार क्या है और उत्तरदायित्व जिम्मेदारी क्या है, इस सब का प्रावधान 243 6 में किया गया है। और 243 ज इसमें पंचायतों को कर आरोपित, पंचायतों को कर आरोपित करने की शक्तियां प्रदान की गई है। और कर आरोपित करने की शक्तियां व उनकी निधियां यानी नियम, और 243 ज की बात करें तो इसमें राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। आपको पता है राष्ट्रीय वित्त आयोग है उसका प्रावधान है जो 280 में की आर्टिकल 280 में, और राज्य वित्त आयोग का प्रावधान 243 ज में किया गया है। यानी कि पंचायत राज और नगरीय निकाय दोनों ही संस्थाओं की वित्तीय निर्धारण या वित्तीय समीक्षा का, वित्तीय निर्धारण या वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय समीक्षा कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग। और प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन होगा। और पहला वित्त आयोग है जो सन 1995 में गठित हुआ, सन 1995 से 2000। के गोयल है जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद दूसरा वित्त आयोग 2000 से 2005, फिर 2005 से 2010, फिर 2010 से 2015, 2015 से 2020 और 2020 से 2025। इस तरीके से 5-5 प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। अच्छा, राज्य वित्त आयोग है इसके का अध्यक्ष होता है। और फिर 243 इसमें राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग टेम 243 टेम में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो पंचायत राज संस्थाएं हैं
और ये नगरीय निकाय जो संस्थाएं हैं उनके चुनाव संपन्न कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। जबकि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन सबके निर्वाचन का कार्य कौन करवाएगा? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। कौन करवाएगा? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। जबकि जो पंचायत राज संस्थाएं और नगरीय निकाय संस्थाएं हैं उनके निर्वाचन का प्रावधान या निर्वाचन कौन करवाएगा? निर्वाचन व्यवस्था कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। जबकि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, कमिश्नर, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जबकि राज्य निर्वाचन आयुक्त की, राज्य वाले जो आयोग है उन सब की नियुक्ति, यहाँ अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल, यहाँ राज्य आयोग में, और यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और अमर सिंह राठौड़ थे जो प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे हमारे। और अब तक जो पंचायत राज संस्थाएं हैं 2020-21 में जो चुनाव हो रहे हैं, तो अब तक 11 बार पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हो चुके हैं। इनमें 5 73वें संविधान संशोधन से पहले और 6 अब, यानी कि कुल मिलाकर के 11। तो एक बार फिर से इसकी चर्चा। प्रावधान भाग 9 अनुच्छेद 243 क से 243 न तक यह परिभाषाएं हैं। ग्राम सभा के गठन, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, सिक्वेंस हो जाएगा 243 क, ख, घ में आरक्षण, न में अवधि, च में निर्भरताएं यानी योग्यताएं, 243 6 में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व, ये क्वेश्चन आ चुका है। और 243 ज में कर आरोपित करने की शक्तियां व उनकी निधियां, 243 झ में राज्य वित्त आयोग, और 243 ट में राज्य निर्वाचन आयोग, और 243 ण में यानी कि निर्वाचन संबंधी विवाद है, में निर्वाचन संबंधी जो विवाद है इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है 243 ण में। बस इतना आप याद रख लो, इसमें काम चल जाएगा। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।